आप सभी का स्वागत है। क्रोएशिया को लेके काफ़ी क्यूरोसिटी है क्योंकि क्रोएशिया एक नया शेंगन स्टेट है, 27th शेंगन स्टेट है, नया एंट्रेंट है। तो क्रोएशिया कैसा देश है? आपने अगर यूरोप जाने वाले लोग जो हैं या शेंगन एरिया में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, सबको बाकी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ का पता होगा। आप उनके बारे में फ्रांस के बारे में पूछें, स्पेन के बारे में पूछें, इटली के बारे में पूछें, स्विट्ज़रलैंड का, जर्मनी का, सब पता होएगा। पोर्चुगल का पूछेंगे, उसका सबसे ज़्यादा पता होएगा। लेकिन ये जो नया एंट्रेंट है क्रोएशिया, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कैसा देश है और वहाँ पे उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, रहन सहन कैसा है, किस तरह का देश है, क्या वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सैलरीज वगैरह वहाँ पे लोगों की कैसी होती है, इमिग्रेंट वहाँ पर जाते हैं तो कैसे रहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए वो कैसा है। आई मीन जो जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे क्रोएशिया को लेके, वो सारे आपको इस वीडियो में उन सभी के आंसर्स मिलेंगे। तो हम क्रोएशिया के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसमें जानेंगे, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो इसको जरूर एंड तक देखें ताकि क्रोएशिया के बारे में आप अच्छे से समझ सकें। छोटी सी वीडियो है, आपका बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लेगी और आपको क्रोएशिया को लेकर जितने भी डाउट्स हैं सबके आंसर्स भी देगी। तो सबसे पहले क्रोएशिया, जैसे कि आप जानते हैं, 1 जनवरी 2023 से शेंगन का 27th कंट्री बना, 27वां देश शेंगन एरिया का। उससे पहले 26 देश होते थे। तो 27th कंट्री बनने के बाद, पहले तो ये बना कैसे वो तो बाद में सुनेंगे और जानेंगे। तो 27th कंट्री बनने के बाद कुछ रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिले, हालांकि सिर्फ 4-5 महीने ही हुए, उसी में ही रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल चुके हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, एक काफ़ी अच्छी कंट्री है और बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला देश है। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन क्रोएशिया की कुल आबादी 4 मिलियन है, यानी 40 लाख। 40 लाख तो आप लगा लीजिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की किसी एक लोकेलिटी में भी 40 लाख से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। ओवरऑल दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो अब उस हिसाब से आप देखें, क्रोएशिया पूरा देश, और इतना छोटा भी नहीं है, अगर आप सोचें, ठीक है छोटा देश है बट इतना भी नहीं है कि सिर्फ 40 लाख। ओके, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन जितनी, बट न्यूजीलैंड तो बहुत ही बड़ा है, राइट, क्रोएशिया के मुकाबले। तो इतना छोटा सा देश और इतनी कम पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कुछ खास नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं है। HDI में भी क्रोएशिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री, आप मान लीजिए, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 के आसपास है। टू बी वेरी प्रिसाइज 0.858 इनका इंडेक्स है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, क्राइम रेट कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, हेल्थ वगैरह के ऊपर गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, एजुकेशन के ऊपर कितना स्पेंड करती है, वो सारा रेशियो कैलकुलेट करके HDI को बनाया जाता है। तो इसका बहुत अच्छा है क्रोएशिया का जो HDI है। इसके अलावा क्रोएशिया में इसकी सिटी जो है, कैपिटल सिटी है, जाग्रेब है। और अगर हम एथनिसिटी की बात करें, यानी वहाँ पे कौन सी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्रोट्स रहते हैं, 90% से भी ज़्यादा, अराउंड 92% वहाँ के खुद के लोग। और जो सेकंड सबसे बड़ी है जो एथनिसिटी, वो है सर्बियंस, सर्ब्स जिसे कहते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे, और बाकी मिक्स है। तो उस हिसाब से क्रोएशिया जो है वो मल्टी कल्चरल कंट्री नहीं कहा जा सकता और मल्टी एथनिसिटी कंट्री भी नहीं कहा जा सकता। मल्टी एथनिक कंट्री जैसे यूके को बोला जाता है, कनाडा को बोला जाता है, उस सेंस में हम क्रोएशिया को नहीं कह सकते। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियंस कहते हैं ना, हर जगह है, हर जगह है। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इंडियंस पूरे क्रोएशिया में कितने रहते हैं? अगर आप बाकी जगह बात करें, यूके की बात करें, यूके में तो बहुत ज़्यादा है। यूएस में बात करें, यूएस में 40 लाख के आसपास इंडियंस रहते हैं। यूके में अगर आप बात करें 25 लाख के आसपास बताया जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बोला जाता है इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। बाकी सभी कंट्रीज़ में अगर आप बात करें तो कहीं पे 7 लाख, कहीं पे 10 लाख, ऐसे आपको हर अच्छी कंट्री में मिल जाएंगे इंडियंस रहते हुए। क्रोएशिया में मात्र 2,500 इंडियंस रहते हैं, बस दैट्स इट। बहुत ही छोटी कम्युनिटी है। क्रोएशिया में इंडियंस का कभी ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि ये शेंगन स्टेट नहीं था, पहली चीज़। और वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए होती है लोगों को। उनको लगता है कि यार ऐसा तो हो, एटलीस्ट हम एक कंट्री में रह रहे हैं, उसका अगर हमें रेजिडेंस वहाँ का मिल जाता है तो हम बाकी यूरोपियन स्टेट्स के लिए हमें वीज़ा ना लेना पड़े, हमें वो चाहिए। तो क्रोएशिया में वो नहीं था, बट अब शेंगन एरिया बन गया है ये। अब कुछ ही सालों में आप देखेंगे यहाँ पर भी इमिग्रेशन थोड़ा सा इंप्रूव होएगा और लोग जाना शुरू करेंगे। क्रोएशिया की जो GDP है वो एट प्रेजेंट 79 बिलियन की है, यानी आप 80 बिलियन मोटा मोटा कह दीजिए, यानी $80 बिलियन की उनकी GDP है। आपको लग रहा होगा मुकेश अंबानी की 87 है, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सारे मुकेश अंबानी नहीं है हमारे देश में, ओके। तो 80 बिलियन, वो भी सिर्फ 40 लाख लोग, बहुत होता है। आप ये समझ लीजिए कि 40 लाख लोगों में 80 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं तो कितना आएगा पर पर्सन? पर पर्सन एवरेज वहाँ पे जो सालाना इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 यूरो की है,
डॉलर की बात करें तो 25-26 हज़ार डॉलर हो गए। और एवरेज सैलरी जो पर मंथ हर एक को मिल जाती है वो 1500 यूरो के आसपास है। अगर कोई इमिग्रेंट जाता है तो 1000 के आसपास वो एक्सपेक्ट कर सकता है, उसे एकदम से जाती 1500 मिलना इतना आसान नहीं होगा। और बट 1000 के आसपास इमिग्रेंट को वहाँ पे मिल जाती है सैलरी अगर कोई वहाँ पर जाता है। ट्रैवल के हिसाब से क्रोएशिया जन्नत है, बहुत ही सुंदर देश है। और एक लव बोट्स का कल्चर आपने सुना होगा जो 90s में बहुत फेमस हुआ था, 90s में भी और अर्ली 2000 में भी। उसमें ऐसा होता था कि कपल्स होते थे, वही बोट हायर करते थे, उसे लव बोट कहा जाता था। वो 3-4 दिन के लिए क्रूजिंग पे जाती थी, फिर वापस आती थी। ये कल्चर बहुत हिट हुआ था क्रोएशिया के अंदर। और कमाल की बात है कि क्रोएशिया के अंदर क्राइम रेट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन। क्राइम रेट आपको दिखेगा फ्रांस में बहुत ज़्यादा हाई है, जर्मनी में भी न्यूज़ में आता रहता है, इटली में तो काफ़ी ज़्यादा है, साउथ सदर्न इटली में तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। क्रोएशिया में ऐसा नहीं है, वन ऑफ द लोवेस्ट क्राइम रेट्स है उनके देश के हिसाब से देखा जाए तो। उसके अलावा लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई, 99%, 100 ही लगा लीजिए, कहने की बात होती है 99। वहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा है, हाई एचडीआई हुआ, हर कोई पढ़ा लिखा हुआ, इसकी वजह से वो बहुत ही आइडियल सोसाइटी बन जाती है, ट्रैवलिंग के लिए भी, घूमने के लिए भी, एक्सप्लोर करने के लिए भी। अब ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में हिस्ट्री जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोएशिया जो था वो 90s में बना हुआ देश है, 91 बस से लेकर 95 के बीच में उन्होंने अपनी फाइट करी, 95 में ये पूरी तरीके से फ्री हो गए थे। यानी एक ऐसा देश जो बहुत ही लेटेस्ट है, राइट। उससे पहले क्रोएशिया यूगोस्लाविया का पार्ट था। यूगोस्लाविया एक कंट्री होती थी, आपने सुना भी होगा, जो 80s के बच्चे हैं, 90s के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा भी होगा। यूगोस्लाविया एक बड़ा ही अच्छा देश होता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता था। उसको ऐसा कहा जाता था इटली, फ्रांस, जर्मनी के बराबर का देश है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया में भी था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी, बहुत अच्छा था। और यूगोस्लाविया जो था वो एक कम्युनिस्ट स्टेट था, मतलब वो रशिया की तरह था, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट नहीं कहेंगे, सोशलिस्ट स्टेट था। और वो यूएसएसआर का पार्ट भी था। तो 90s में, क्योंकि 90s का जो पीरियड था वो ऐसा था कि पूरी वर्ल्ड में लड़ाइयाँ ही चल रही थी। 90s में अगर आप जाएंगे, शायद ही कोई ऐसा पूरे वर्ल्ड में एरिया होगा, खाली आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को हटा दोगे, बाकी शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं चल रही होगी। कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट थे ही थे। पूरे यूरोप में थे, ईस्टर्न यूरोप तो पूरी तरीके से था। यूगोस्लाविक वॉर्स अगर आप पढ़ेंगे आपको दिखेंगे इसमें कितनी सारी कंट्रीज थी। बॉस्निया इसमें से आई है, क्रोएशिया इसमें से आया है, हर्ज़ेगोविना इसमें से निकला है, सर्बिया इसमें से निकला है, कोसोवो जो आजकल अपनी अलग डिमांड करता है वो इसमें से निकला हुआ। ऐसे बहुत सारे देश हैं आपको सुनने को मिलेगा कि यूगोस्लाविया से बने हैं। तो यूगोस्लाविक वॉर्स में क्रोएशिया ने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था। क्रोएशिया की जीडीपी उस टाइम सिर्फ $22 बिलियन की थी, दैट्स ऑल। और आज वो 80 पे आए हैं। हालांकि इसमें टाइम लगा उनको, बट वो आए हैं। उन्होंने अपनी बहुत मेहनत भी करी है, काफ़ी इंप्रूवमेंट भी दिखाई है। करेंसी जो वहाँ पर चलती हुआ है क्रोएशियन कूना, क्रोएशियन क्यूना या कूना कुछ भी कह लीजिए आप, इसे HRK भी कहा जाता है। तो एक क्रोएशियन कूना 12 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, 11 रुपये 90 पैसे इंडियन रुपी के बराबर होता है। बट वहाँ पे क्रोएशियन कूना के साथ साथ यूरो भी बहुत चलता है। अब क्योंकि वो शेंगन में आ गया तो अब आप देखिएगा यूरो वहाँ पे ज़्यादा चलने लगेगा। तो यूरो जो है हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली 85 से 90 के बीच में चल रहा है आजकल। तो यूरो वहाँ पे हर जगह एक्सेप्टेड, अगर आप यूरो भी लेकर जाते हैं इट विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो क्रोएशिया जो शेंगन में बना है ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शेंगन अपना एम्पायर ही तो बढ़ा रहा है, ये बहुत सारे मेंबर्स है जो फाइट कर रहे हैं शेंगन एरिया में बनने के लिए, आना चाह रहे हैं, जिसमें से रोमानिया, बुल्गारिया भी फ्रंट रनर्स कंट्रीज हैं। बट क्रोएशिया इसलिए आगे निकला कि क्रोएशिया ने एक्चुअल में बहुत इंप्रूवमेंट शो करी है। उन्होंने अपने बॉर्डर्स को इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और क्रोएशिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत ही एडवांस कंट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, गरीबी वहाँ पे बहुत ही कम है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, जिसकी वजह से शेंगन कंट्रीज जो हैं वो इम्प्रेस होती हैं। मोर ओवर क्रोएशिया का अपने किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सभी बड़े देशों को देखिए, सबका कोई ना कोई डिस्प्यूट है किसी न किसी कंट्री के साथ। अमेरिका का डिस्प्यूट है, चाइना की सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है, रशिया के तो चल ही रहे हैं, इंडिया के, हमारे देश के भी कितने सारे डिस्प्यूट हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अपने नेबरिंग कंट्रीज में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते हैं, कभी वो बॉर्डर को लेके, कभी इमिग्रेशन को लेके, कभी ट्रेड को लेके, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को लेके। तो क्रोएशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सभी कंट्रीज के साथ बॉर्डर इनके ओपन ही है, थोड़ी बहुत जगह फेंसिंग है जहाँ पे इनको लगता है कि ज़रूरत है, और हर जगह विजिलेंस बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ पर परिंदा भी पर मारता है तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाता है। तो इतना अच्छा उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया जिसकी वजह से शेंगन में उनको शामिल किया गया। तो एज अ ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वहाँ ट्रैवल करने की सोचते हैं तो बिल्कुल जाएं। क्रोएशिया इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जाग्रेब जो है वो इंडिया के साथ नाइसली कनेक्टेड है। डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको शायद इतनी ज़्यादा ना मिले, बट वाया फ्लाइट्स का बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही चीप कनेक्शंस आपको जाग्रेब के साथ मिलेंगे। जाग्रेब मतलब जो क्रोएशिया की कैपिटल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
उसके अलावा होटल्स वगैरह काफ़ी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, बट दे आर स्टिल कमिंग अप स्लोली एंड स्टडीली, तो आपको उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेजिटेरियन कुज़ाइन, अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे ईजिली अवेलेबल रहेगी। वो एब्सोल्युटली सेफ है टूरिस्ट के लिए भी, अगर आप जाना चाहते हैं। बाकी इक्का दुक्का एपिसोड तो हमने जैसे नेट पे भी, आपने इंटरनेट पे थोड़े दिन पहले भी सुना होगा, वहाँ पे ऐसे रेसिस्ट फलाना धमकाना किसी को बोला गया, ऐसा किस देश में नहीं होता, हमारे खुद के देश में भी तो होता है, हर जगह होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना हॉरिफिक सिचुएशन नहीं है जिसमें आप ये सोचे कि क्रोएशिया इज अनसेफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्रोएशिया अगर आप जाना चाह रहे थे और आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस थे, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको सबको आंसर्स मिल गए होंगे। क्रोएशिया का वीजा अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, आप उसे देख के खुद अपने आप क्रोएशिया वीजा फाइल कर सकते हैं। इसमें आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हमसे फाइलिंग कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।